तो आइए आज द सॉलिटरी रीपर इसका जो है अध्ययन करते हैं। इसके लेखक जो हैं यानी कवि जो है इसके वो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ जो पोएट ऑफ नेचर हैं, प्रकृति के कवि कहे जाते हैं। तो जिनका जन्म जो है 7 अप्रैल 1770 को हुआ था। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1770। ठीक है, तो काकरमाउथ कम्बरलैंड इंग्लैंड वहाँ पर हुआ था और इनकी डेथ जो है 1850 को हुई थी। क्लियर? तो 1770 में इनका जो है जन्म हुआ था और 1850 में इनकी डेथ हुई। और इनको जो है पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोएट ऑफ नेचर। प्रकृति का कवि कहा जाता है, वर्शिपर ऑफ नेचर कहा जाता है। क्लियर? हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, ये सभी इनको कहा जाता है। तो सॉलिटरी रीपर में क्या कहानी है कि इन्होंने एक लड़की का जो है वर्णन किया है। सॉलिटरी माने क्या होता है? एकांत या अकेला। ठीक है, रीपर माने होता है फसल काटने वाला। रीप माने होता है फसल काटना, अकेले फसल काटने वाली। ठीक है, एक तो लड़की है वो अकेले फसल काट रही है और उसी का क्या किया इन्होंने वर्णन कर डाला। क्लियर? फसल भी काट रही है, गाना भी गा रही है फसल काटते समय। तो उसका कुछ बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने वर्णन किया है। तो ये गए थे, मतलब घूमने गए थे अपनी बहन डोरोथी के साथ जो है स्कॉटलैंड की पहाड़ी पर घूमने गए थे। कवि विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन? जो इसके कवि है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है अपनी बहन के साथ जो है, बहन का नाम इनके क्या था? डोरोथी, DOROTHY। तो डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो थी इनकी बहन थी, उसी के साथ जो है ये स्कॉटलैंड की पहाड़ी पर घूमने गए थे। तो वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं। ठीक है, वो एकदम यंग लड़की है, वो अकेले ही फसल काट रही थी और बोझ बांध रही थी और गाना भी गा रही थी। तो उसका जो है देखे बहुत प्रभावित हुए, उसके ऊपर कविता लिख डाले। तो चलिए देखते हैं, इसका पूरा वर्णन करते हैं। तो सॉलिटरी मतलब होता है अकेले, रीपर माने फसल काटने वाली, अकेली फसल काटने वाली। तो देखिए शुरुआत से है, कविता 4 स्टैंजा में है और बहुत जो है ये उनकी बहुत ब्यूटीफुल लिरिक है। कैसी कविता है ये? लिरिक है, LYRIC लिरिक। कविता का प्रकार होता है ना, सानेट, एलिजी, लिरिक, वायलेट। तो ये लिरिक है। तो कह रहे हैं कि बी होल्ड हर, पहला स्टैंजा है बी होल्ड हर। बी होल्ड हर माने उसे देखो। बी होल्ड मतलब होता है ध्यान से देखना। ठीक, उसे ध्यान से देखो। सिंगल माने होता है अकेले, इन द फील्ड माने खेत में। फील्ड मतलब यहाँ खेत होगा, मैदान नहीं होगा। उसे ध्यान से देखो, वह खेत में अकेले है। यन मतलब होता है ओवर देयर, वहाँ पर। बुक में देखोगे तो यन का मीनिंग आपको मिलेगा ओवर देयर, मतलब होता है वहाँ पर। सॉलिटरी माने होता है अकेली। सॉलिटरी माने अकेली, एलोन। हाईलैंड मतलब होता है पहाड़ी। ठीक है, ये एक स्थान है, स्कॉटलैंड का एक स्थान है हाईलैंड, उसको तो मतलब पहाड़ी स्थान है ये। तो पहाड़ी होगा हाईलैंड माने, किताब में आपको मिलेगा इसका मीनिंग पहाड़ी। लैस माने होगा लड़की। ठीक है, यन सॉलिटरी हाईलैंड लैस, वहाँ पहाड़ी पर अकेली लड़की। दोनों लाइन का अर्थ फिर बता रहे हैं। बी होल्ड हर, उसे ध्यान से देखो। सिंगल इन द फील्ड, वह खेत में अकेले हैं। यन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, वहाँ पहाड़ी पर अकेली लड़की। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ। बाय हर सेल्फ माने होता है बाय एलोन, अकेले, स्वयं के द्वारा, यानी कि अकेले। अकेले ही रीपिंग कर रही है, मतलब फसल काट रही है। एंड सिंगिंग, और गा रही है। वहाँ पहाड़ी पर अकेली लड़की क्या कर रही है? अकेली लड़की फसल काट रही है और गा रही है। फसल काटते समय गाने भी गा रही है। कवि कहते हैं कि स्टॉप हियर, यहाँ पर रुको। आर जेंटली पास, जेंटली माने होता है धीरे धीरे, पास माने गुजरना। यहाँ पर रुको अथवा धीरे धीरे चले चलो, गुजर चलो यहाँ से। एलोन सीकट्स, एलोन मीन्स अकेले, सीकट्स माने वह काट रही है, अकेले वह फसल काट रही है। एंड बाइंड्स द ग्रेन, और अनाज को, ग्रेन माने होता है अनाज, अनाज को बाइंड माने अनाज को बांधना, मतलब अनाज के लिए जो बोझ बना है उसको, बोझ को क्या कर रही है? बांध रही है। क्लियर? और बोझ को बांध रही है। ठीक है, बाइंड्स द ग्रेन मीन्स बोझ को बांध रही है। ठीक है, तो ग्रेन का मतलब अनाज होता है, अनाज का मतलब बोझ से यहाँ है। ठीक है, तो और फसल काट रही है और बोझ को बांध रही है। ठीक है, तो इस तरह से बाइंड मतलब होता है बांधना, बोझ बांधना। बाइंड मीन्स बोझ बांधना। ग्रेन मतलब अनाज, अनाज मतलब अनाज के लिए जो बोझ है फसल का जो है वो है, उसके बोझ को बांध रही है। एंड सिंग्स ए मेलांकली स्ट्रेन, और क्या कर रही है वो? सिंग माने गा रहे हैं, मेलांकली माने होता है दुख भरा, स्ट्रेन माने होता है गाना। स्ट्रेन मतलब यहाँ सॉन्ग होगा, गीत या धुन, और एक दुख भरा गीत गा रही है। फिर कह रहे हैं कि ओ लिसन, अरे सुनो,
फॉर द वेल प्रोफाउंड, क्योंकि वेल माने होता है वैली घाटी, प्रोफाउंड माने होता है गहरी, गहरी घाटियों में इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। ओवरफ्लोइंग माने होता है गुंजायमान होना, ठीक है, बुक में इसका अर्थ देखोगे तो मिलेगा गुंजायमान, और साउंड माने होता है आवाज़। तो फॉर द वेल प्रोफाउंड, क्योंकि यह गहरी घाटी इज ओवरफ्लोइंग गुंजायमान है विद द साउंड, आवाज़ के साथ। यह गहरी घाटी उसके गाने की आवाज़ के साथ गुंजायमान है, अर्थात इस गहरी घाटी में उसके गीत की आवाज़ क्या कर रही है, गूंज रही है। पहला स्टैंजा समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए दूसरा स्टैंजा देखते हैं। नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट, कभी कह रहा है कि नो नाइटिंगेल, नाइटिंगेल मतलब बुलबुल, कोई बुलबुल नहीं, एवर माने कभी, चैंट माने होता है गाना, चैंट माने भी होता है सॉन्ग, कोई बुलबुल पक्षी कभी नहीं गाई थी। मोर वेलकम नोट्स, इतना अधिक, वेलकम नोट्स माने होगा राहत पहुंचाने वाला गीत, ठीक है, सॉन्ग विच गिव रिलीफ, राहत पहुंचाने वाला गीत या मधुर गीत भी आप कह सकते हो, क्लियर। कोई भी मतलब कह रहे हैं कि बुलबुल पक्षी कभी इतना राहत पहुंचाने वाला गीत नहीं गाई थी। नोट्स का मतलब होगा यहाँ गीत, ठीक है, वेलकम माने विच गिव रिलीफ, राहत पहुंचाने वाला। टू वियरी बैंड्स, वियरी बैंड्स माने होता है थका मादा, ठीक है, बैंड्स माने समूह भी होता है, वियरी माने थका, थके हुए समूहों के लिए। ऑफ ट्रेवलर्स माने यात्रियों, ठीक है, थके हुए यात्रियों के समूह के लिए, या थके मादे यात्रियों। वियरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स का मतलब होता है यात्रियों के थके हुए यात्रियों का समूह। तो कहने मतलब नो नाइटिंगल्स डिड एवर चैंट, कोई बुलबुल पक्षी कभी नहीं गाया था। मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स, थके हुए यात्रियों के समूह को जो है राहत पहुंचाने के लिए इतना अधिक मधुर गीत कभी कोई बुलबुल पक्षी नहीं गाया था, ठीक है। इन सम साइडी हैंड्स, हांट, किसी छायादार स्थल पर, साइडी मतलब हांट मतलब होता है छायादार स्थल, ठीक है। एमंग अरबियन सैंड्स, एमंग माने में, अरबियंस माने अरब के, सैंड माने होता है रेत, ठीक है, रेत या रेतीली भूमि। तो कह रहे कि नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड ऑफ ट्रेवलर्स। तो इसमें यह कह रहे हैं कि कोई बुलबुल पक्षी किसी जो है अरब के रेत में, अरब के किसी छायादार स्थान में भी, अरब के रेत में किसी छायादार स्थान में भी यात्रियों को, थके हुए यात्रियों को के समूह को राहत पहुंचाने के लिए भी इतना अधिक मधुर गीत कभी नहीं गाया होगा, क्लियर। कहने का मतलब ये है इसका गीत जो है बहुत अच्छा है। लड़की का जो बुलबुल पक्षी गीत गाते हैं कि जैसे अरब देश के रेगिस्तान में कोई यात्रियों का समूह आराम कर रहा हो, तो उनको आराम के लिए, उनके बहुत थके मादे हैं वो, तो उनको राहत पहुंचाने के लिए कोई बुलबुल पक्षी जो गीत गाता है वो भी इतना मधुर नहीं होगा, क्लियर। तो वही कहने कि नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, कोई बुलबुल पक्षी कभी नहीं गाया होगा। मोर वेलकम नोट्स, ठीक है, इतना अधिक राहत पहुंचाने वाला गीत, ठीक है। टू वियरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स, जो किसी थके हुए यात्रियों के समूह के लिए बुलबुल गाते हैं गीत। इन सम सैडी हांट, किसी छायादार स्थल में। एमंग अरबियन सैंड्स, किसी अरब के देश में, अरब के देश में, अरब देश के रेत में, सैंड्स मतलब रेत। तो कुल मिला के कह रहे हैं कि अरब देश के रेत में किसी छायादार स्थल में थके हुए यात्रियों के समूह को राहत पहुंचाने के लिए भी कभी जो है कोई बुलबुल पक्षी इतना मधुर गीत, इतना अधिक मधुर गीत कभी नहीं गाया होगा। ए वॉइस सो थ्रिलिंग, कह रहे हैं कि ए वॉइस, वॉइस मतलब आवाज़, तो कह रहे हैं कि लड़की की आवाज़ जो है सो थ्रिलिंग, इतना जो है थ्रिलिंग माने रोमांचकारी है, मतलब बहुत मन को अच्छा लगने वाली, उसको कहते हैं थ्रिलिंग। तो डिलाइटफुल, चित्ताकर्षक उसको कहते हैं, ठीक है, रोमांचकारी या चित्ताकर्षक, जो चित्त को आकर्षित करे, मन को आकर्षित करे। तो ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड, इतना अधिक चित्ताकर्षक आवाज़ कभी नहीं सुना गया था। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू वर्ड, बसंत के ऋतु में, बसंत ऋतु के समय में, इन स्प्रिंग टाइम बसंत ऋतु के समय में, फ्रॉम द कुकू वर्ड कोयल पक्षी से भी, कह रहा है कि बसंत ऋतु के समय में कोयल पक्षी से भी इतना अधिक चित्ताकर्षक आवाज़ में गीत कभी नहीं सुना गया था।
ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, जो समुद्र की शांति को क्या कर रही है, तोड़ रही है। एमंग द फारदेस्ट हाइब्रिड्स, ठीक है, सुदूर, हाइब्रिड्स मतलब होता है ये द्वीप का समूह होता है, तो उसकी क्या नाम है, जैसे ग्रुप ऑफ आइलैंड है ऑन द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के उत्तर पश्चिम जो है समुद्र के किनारे जो है द्वीपों का एक समूह है, उसको कहता है हाइब्रिड्स, ठीक है। तो हाइब्रिड्स का जो है वो टापू है, निर्जन द्वीप है, उसी को हाइब्रिड्स कहा गया। तो कह रहा है कि एमंग द फारदेस्ट, फारदेस्ट मतलब सुदूर होता है, हाइब्रिड्स मतलब हाइब्रिड्स जो है द्वीप है। तो कह रहा है कि सुदूर हाइब्रिड्स के निर्जन द्वीप में भी जो समुद्र के शांति को क्या कर रही है, तोड़ रही है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज एमंग द फारदेस्ट हाइब्रिड्स, सुदूर हाइब्रिड्स के निर्जन टापू में जो समुद्र के शांति को क्या कर रही है, तोड़ रही है। क्लियर? हाइब्रिड्स मतलब हाइब्रिड्स है, तो हाइब्रिड्स एक निर्जन टापू है, उसी का नाम है। क्लियर? अगला स्टैंजा, तीसरा स्टैंजा, विल नो वन टेल मी, कभी कह रहा है कि क्या कोई भी आदमी नहीं बताएगा व्हाट शी सिंग्स, कि वह क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद में वह कोई दुख भरा गीत गा रही है, ठीक है, शायद में क्या कैसा गीत गा रही है, दुख भरा गीत गा रही है। क्लियर? प्लेंटिव माने होता है दुख भरा, नंबर्स फ्लो मतलब गीत हो गया। क्लियर? फ्लो माने बहाना होता है, बहाना मतलब गीत उसके मुंह से जो है निकल रहा है, तो जो गीत की धारा बह रही है। तो प्लेंटिव नंबर्स फ्लो माने होता है सारोफुल सॉन्ग, दुख भरा गीत। शायद में वो दुख भरा गीत गा रही है। फार ओल्ड, ठीक है, यह किसी पुराने समय के, ठीक है, के बारे में है गीत। अनहैप्पी, ठीक है, अनहैप्पी मतलब असुखद, ठीक है, असुखद विषय वस्तु पर है, ठीक है, दुखद घटना पर है। फार ऑफ थिंग्स, फार ऑफ थिंग्स मतलब होता जो पुराने इतिहास के बारे में जो घटनाएं होती हैं उसी को फार ऑफ थिंग्स कहते हैं, मतलब पुराने चीज़ों के बारे में गा रहे हैं, ठीक है, किसी पुरानी चीज़ों के बारे में इसका गीत है। जो इतिहास की कोई पुरानी चीज़ें हैं, मतलब पुरानी घटना है, उसके बारे में है, ठीक है। तो फार ऑफ थिंग्स मतलब पुरानी चीज़ें जो इतिहास में घटित हो गई हैं, तो ऐसी इतिहास की पुरानी घटनाओं के बारे में यानी कि है। एंड बैटल्स, और उन युद्ध के बारे में है इसका गीत। लॉन्ग एगो, जो बहुत लंबे समय पहले लड़ा गया था। क्लियर? बैटल्स लॉन्ग एगो मतलब बहुत लंबे समय पहले लड़े हुए युद्ध के बारे में गा रहे। क्लियर? आर इट इज सम मोर हम्बल ले, अथवा या किसी मोर माने अधिक, हम्बल ले, हम्बल ले मतलब होता है साधारण गीत, अथवा या कोई जो है हम्बल ले साधारण चीज़ों के बारे में, ठीक है, साधारण गीत के, अथवा इसका कोई साधारण ही गीत है। फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, अथवा वह कह रहे कि फेमिलियर मैटर माने परिचित मामला, ऑफ टुडे माने आज के, ठीक है, तो अथवा वह जो है आज के बारे में कोई परिचित मामला है उसके बारे में गा रहे हैं। प्रश्नवाचक लगाया, अपने आप से पूछ रहे हैं कि क्या आर इट इज सम मोर हम्बल ले, अथवा या कोई और अधिक, हम्बल माने उसे विनम्र होता है, विनम्र या साधारण, ले मतलब सांग होता है, अथवा या कोई और अधिक विनम्र गीत ही है, साधारण गीत है, यानी कि फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे जो आज के जो है मामलों से परिचित है उसके बारे में गा रही है। क्लियर? सम नेचुरल सारो, अथवा किसी प्राकृतिक के दुख के बारे में गा रही है। लॉस, किसी हानि के बारे में गा रही है। आर पेन, अथवा दर्द, कोई इसको दर्द है, दुख है, उसके बारे में गा रहे हैं। दैट हैज़ बीन, जो हो चुका है उसके साथ। एंड मे बी अगेन, और दोबारा हो सकता है। तो ये सब मतलब कभी अपने आप से पूछ रहा है, देखिए कि विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या कोई आदमी मुझे नहीं बताएगा कि वह क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद मुझे किसी दुख भरे गीत के बारे में गा रही है। फार ओल्ड, उसका गीत बहुत ओल्ड मतलब पुराना है या बूढ़े लोगों के बारे में है, बहुत पहले के समय में के जो थे। अनहैप्पी, असुखद चीज़ों के बारे में है। फार ऑफ थिंग्स, इतिहास की जो पुरानी घटनाएं हो गई उसके बारे में है। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, और उस युद्ध के बारे में जो बहुत पहले लड़ा गया था। आर इट इज सम मोर हम्बल ले, अथवा या किसी कोई और अधिक जो है साधारण गीत ही है। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, जो आज के मामलों से परिचित है। सम नेचुरल सारो, लॉस और पेन, अथवा या किसी प्राकृतिक दुख, हानि अथवा दर्द के बारे में है। दैट हैज़ बीन, जो हो चुका है। आर एंड मे बी अगेन, और दोबारा हो सकता है। मे बी अगेन, दोबारा हो सकता है। तो चलिए लास्ट स्टैंजा देखते हैं इसका।
वाट एवर द थीम, कभी कह रहा है कि वाट एवर चाहे जो कुछ भी, द थीम माने विषय वस्तु, कह रहा है कि इसके गाने की विषय वस्तु चाहे जो कुछ भी हो। द मैडन सैंग, जो यह मैडन मतलब होता है कुंवारी, कुंवारी का मतलब ये यंग लड़की, सैंग मतलब गाया। तो कह रहे हैं कि वाट एवर द थीम, कह रहे हैं कि गाने की विषय वस्तु चाहे जो कुछ भी हो, द मैडन सैंग, जो इस कुंवारी लड़की ने गाया। मैडन मतलब यहाँ यंग लेडी होगा, तो कुंवारी या नवयुवती, तो जो यह यंग लड़की ने गाया, तो मैडन का मतलब यहाँ यंग लड़की से, नवयुवक लड़की, जो इस लड़की ने गाया। एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, कह रहे हैं कि जो इस लड़की ने गीत गाया उसके गाने की विषय वस्तु चाहे जो कुछ भी हो। एज इफ हर सॉन्ग, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो, एज इफ मतलब मानो या जैसे कि, हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, उसके गीत का कोई अंत नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा है कि उसके गीत का कोई अंत होने वाला नहीं है, बहुत बड़ा गीत है, गाते ही रहेगा ऐसे। क्लियर? एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसा लग रहा है जैसे या मानो कि उसके गीत का कोई अंत नहीं होने वाला है। आई सा हर सिंगिंग, कभी कह रहे हैं कि मैं उसे गाते हुए देखा। एट हर वर्क, उसके काम पर, मतलब मैं उसे तब गाते हुए देखा जब वो अपने काम पर थी, जब वह लड़की अपने काम पर थी, फसल को काटने के काम पर थी। एंड ओवर द सिकल वेंडिंग, अपने काम पर थी, एंड ओवर द सिकल वेंडिंग, और वहाँ पर जो है सिकल मतलब हंसिया, ओवर माने पर या वहाँ पर ऊपर, वेंडिंग माने होता है टेढ़ा करना, क्लियर, झुकाना, झुकी हुई। जब वह हंसियों को लेकर जो है झुकी हुई थी, अपने काम को करने के लिए झुकी हुई थी, मतलब वही फसल को काट रही थी। हंसिया जान रहे हैं फसल काटने का औजार होता है। आई लिसेंड मोशनलेस एंड स्टिल, कह रहे हैं कि मैं सुना, मोशनलेस माने होता है गतिहीन, मोशन मीन्स गतिहीन होकर, मतलब वही, ठीक है, बिना हिले, मोशनलेस का मतलब मैं वहाँ पर जैसे खड़ा हो गया बिना हिले ही एक जगह स्थिर होकर। एंड स्टिल माने शांत, शांत, ठीक है, मैं बिना हिले और शांत खड़ा होकर उसके गीत को क्या किया, सुना। कभी कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर बिना हिले ही वहाँ खड़ा हो गया स्थिर और शांत हो गया। क्लियर? और सुना। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही आई माउंटेड अप द हिल, मैं पहाड़ी की तरफ, ठीक है, माउंटेड मतलब क्लाइंब, चढ़ना, माउंटेड अप माने क्लाइंब अप, और जैसे ही मैं पहाड़ी पर चढ़ा, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई वोर, ठीक है, और कह रहा है कि वैसे ही यह संगीत इन माई हार्ट, मेरे दिल में, आई बोर, बोर मतलब होता है कैरेड, ले जाया गया, वैसे ही यह संगीत मेरे दिल में ले जाया गया, मतलब ठीक है, मतलब कि मेरे दिल तक पहुंच गया, मेरे हार्ट तक, हृदय तक पहुंच गया यह संगीत। लॉन्ग आफ्टर, कह रहे कि और लंबे समय के बाद, इट वॉज हर्ड नो मोर, ठीक है, इट वॉज हर्ड, इसे सुना गया, नो मोर माने अब नहीं, और लंबे समय के बाद कह रहे हैं कि मैं इसे अब नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दिल में चला गया है, मैं इस गीत को महसूस कर रहा हूँ। क्लियर? क्योंकि वो मेरे हृदय में चला गया है, कैरेड, और मतलब बियर माने धारण करना, मेरा हृदय इसको धारण कर लिया क्योंकि वहाँ तक चला गया है। तो वह कह रहे कि द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर, द म्यूजिक इन माई हार्ट, यह संगीत मेरे दिल में चला गया है। आई बोर लॉन्ग, मैं लंबे समय तक जो है इसको सुनता रहा। आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, उस समय के बाद जब इसे अब मैं सुन नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे महसूस कर रहा हूँ। क्लियर? लंबे समय के बाद तक ही भी या मेरे हृदय में चले जाने के नाते मैं इसे महसूस करता रहा हूँ, यद्यपि मैं अब इसे सुन नहीं सक रहा हूँ, सुन नहीं रहा हूँ, फिर भी इतने समय के बाद भी मैं इसे महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि यह मेरे दिल में, मेरे दिल की गहराइयों तक चला गया है। क्लियर? तो ये थी कविता आज की। तो आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए घंटी दबा के, ताकि अगली कविता की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पे मिल जाए। और यही नहीं, इस चैनल पे आपको इसके ग्रामर पोर्शन भी अब वीडियो पूरा बन चुकी है, आप देख सकते हैं। इसकी पहले की कविताएं नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, BA फर्स्ट ईयर के नाम से है, पूरा देख लीजिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।